चरक संहिता में वर्णित चतुर्विंशति उपक्रम हम देख रहे हैं। इस वीडियो में रक्तमोक्षण, वमन, विरेचन और उपदान, इन 4 उपक्रम को हम कवर करने वाले हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। रक्तमोक्षण ये कब करना है? त्वक मांसगतम दाहो दहति। अगर त्वक मांसगत विष है तो इसमें दहन कर्म, अग्निकर्म करते हैं, हमने लास्ट वीडियो में देखा। विषम श्रावणम हरति रक्तात। अगर रक्त में स्थित विष है तो उसमें श्रावण यानी रक्तमोक्षण से वो हरण होता है, मतलब वो निकल जाता है। सो फर्स्ट कंडीशन है कि रक्त स्थित विष में रक्तमोक्षण करना है। अगर रक्त में स्थित विष हुआ तो आगे वो क्या कर सकता है, क्यों उसको रक्तमोक्षण करके निकालना चाहिए? तो रक्ते विष प्रदुष्टे दुष्येत प्रकृतिस ततस तेजेत प्राणान। विष से दूषित रक्त होने पर वो प्रकृति को दूषित करता है, यानी पूरे शरीर को दूषित करता है, और पूरा शरीर दूषित होने के बाद तेजेत प्राणान, प्राण हरण होता है या मृत्यु हो जाती है। इसीलिए रक्तमोक्षण करना चाहिए। तस्मात् प्रगर्शन ही अश्रुप अवर्तमानम प्रवर्तम सात। तो रक्तमोक्षण करने के लिए अलग अलग जो रक्तमोक्षण के प्रकार बताए गए हैं उनसे उनके द्वारा रक्तमोक्षण करना चाहिए। अगर वो करने के पश्चात, जैसे प्रच्छान कर्म करते हैं और प्रच्छान कर्म करने के पश्चात अगर रक्त निकल नहीं रहा है अश्रुप अवर्तमानम, तो उसमें प्रघर्षण करने, त्रिकटु आदि का जो चूर्ण बताया उससे प्रघर्षण करना है, उससे उस अश्रु को, रक्त को प्रवर्तित करना है। तो इस तरह से रक्तमोक्षण वहां से करना है। अगर ये करने के पश्चात अति रक्तस्राव अगर हो जाता है तो उसको भी रोकना चाहिए, क्योंकि प्राणों की रक्षा करने के लिए। तो अति रक्तस्राव होने के बाद वठादि जो शीतल द्रव्य है उनका प्रयोग करके लेप सेक से उसका प्रयोग करना है, और उससे अति रक्त जो स्राव हो रहा है उसको रोकना है। तो अगर रक्त प्रवर्तित नहीं हो रहा है तो उसके लिए भी प्रघर्षण आदि करना है, और अति रक्तस्राव हो रहा है तो भी वटादि का लेप करके उसको रोकना है। लेकिन रक्त मोक्षण करना जरूरी है, क्योंकि एक बार रक्त में आश्रित विष होने के बाद फिर वो मृत्यु को प्राप्त कराता है। विषे प्रविश्रुते विद्येत शिराम सा परमाक्रिया। 2 कंडीशन है, अविश्रुत और प्रविश्रुत। विश्रुत विष मतलब शरीर में फैला हुआ विष है और अभी तक वो शरीर में पूरी तरह से गया नहीं है, मतलब वो एब्सॉर्ब हुआ नहीं है, जैसे अरिष्टा बंधन आदि करके हमने उसको रोक के रखा है। तो 2 कंडीशन में अलग अलग प्रोसीजर्स करते हैं। विषय प्रविश्रुत, अगर शरीर में पूरी तरह से वो फैल गया है तो उसमें शिरावेदन बताया है। साह्यस्य परमाक्रिया, वो उसकी श्रेष्ठ चिकित्सा है। शरीर में प्रसारित विष के लिए शिरावेदन ही श्रेष्ठ चिकित्सा है। अगर वो स्रवित नहीं हुआ है, मतलब विश्रुत नहीं हुआ है, फैला नहीं है, तो फिर वहां से लोकल जो स्थानिक है उसके पेरीफेरी में प्रच्छानादि कर्म से रक्तमोक्षण करा सकते हैं। रक्तमोक्षण के 4 प्रकार है मेन, उसके द्वारा रक्त को निकालना है। प्रच्छान, श्रृंग, जलोका और वेदनम, श्राव्यम ततो रक्तम। तो प्रच्छान कर्म यानी इंसिजन लेके, चीरा लगा के, श्रृंग का उपयोग करके, जलोका और वेदन यानी सिरावेद, इन 4 प्रकार में से कोई भी किसी का भी उपयोग करके रक्तमोक्षण करा सकते हैं। और स्थानिक रक्तमोक्षण कराना है तो प्रच्छान, श्रृंग, जलोका आदि से करते हैं, और सर्वांगगत रक्त निकालना है तो शिरावेदन विधि करते हैं। रक्ते निर्हीयमाने ही कृष्णम निरीहते विषम, दुष्टे ही व्याप्नुयाद अंगम ध्रुव मृत्युर्भवत्यता। तो ये उसका परिणाम है, महत्व बताया है कि रक्ते निर्हीयमाने, विष से दूषित रक्त है, अगर वो रक्त निकल गया तो कृष्णम निरीहते विषम, कृष्णम मतलब पूरा विष शरीर से बाहर निकल जाएगा। अगर नहीं निकलता है तो फिर वो मृत्यु होती है। दुष्टे ही व्याप्नुयाद अंगम, दुष्ट होने से वो पूरे शरीर में फैल जाता है और मृत्यु हो जाती है। इसलिए रक्तमोक्षण करना है और वही उसकी श्रेष्ठ चिकित्सा है। शिरा वेद उदित ही अश्रम अप्रवृत्तम प्रवर्तित। तो शिरा वेद रक्तमोक्षण अलग से जो विधि बताई गई है पंचकर्म के अंदर, उसमें जो भी प्रोसीजर्स बताए गए हैं, प्रक्रिया बताई गई है, उसके द्वारा रक्त को निकालना है, रक्तमोक्षण करना है। अप्रवृत्तम प्रवर्तित, तो अप्रवृत्त रक्त को प्रवर्तित करना है। और स्तंभित अति प्रवृत्तम, अति प्रवृत्त हो रहा है तो उसका स्तंभन करे कि उससे प्राणों की रक्षा हो। तैरे वो प्राण रक्षा, प्राण रक्षा के लिए दोनों करना है। अब जो रक्त निकलना है वो विष से युक्त है या निर्विष है, यानी शुद्ध रक्त है, उसकी परीक्षा करने के लिए कहा है। दुर्गंधम सविषम रक्तम अग्नौ चटचटायते। जो रक्त हमने निकाला है वो विषयुक्त है या शुद्ध रक्त है, उसकी परीक्षा करने के लिए वो अग्नि के ऊपर डालना है। और अग्नि ऊपर डालने के बाद
चटचटाए रे, चटचट इस तरह से आवाज आता है तो इसका मतलब वो विषयुक्त है। और दुर्गंध उससे निकलती है तो भी उसका मतलब है वो विषयुक्त है। अगर नहीं निकलती है तो फिर वो शुद्ध रक्त होगा। और वो यथा दोषम विशुद्धम च, जो पहले लक्षण शुद्ध रक्त के जो लक्षण बताए गए हैं, चिन्ह वर्णन किए हैं, उनका उसके अनुसार परीक्षण करके उसको हम पता कर सकते हैं कि वो शुद्ध रक्त है या विषयुक्त रक्त है। शिराशु अदृश्यमानासु योज्या श्रृंग जलोक्सा, रक्तमोक्षण करते समय अगर शिरा मिल नहीं रही है तो उस कंडीशन में शिरावेद के जगह पे श्रृंग और जलोका का उपयोग करके रक्तमोक्षण करें। तो ये बच्चों में जनरली जो वेन है वो मिलती नहीं है रक्त निकालने के लिए, या बाकी जो फैटी पर्सन है, ओबेज है, उनमें भी शिरा मिलने के चांसेस कम होते हैं। उस कंडीशन में श्रृंग और जलोका से भी रक्तमोक्षण करा सकते हैं। शोणितम श्रुत शेषम च प्रविलीनम विशोष्मना लेपशेख सुबहुषा स्तंभित भृश शीतल। अब ये रक्तमोक्षण करने के पश्चात जब ये कंप्लीट प्रोसीजर कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद में जो शोणितम श्रुत शेषम जो बचा हुआ रक्त है वो विषोष्मना, विष के उष्मा के कारण प्रविलित हो जाता है, पतला हो जाता है, इसलिए वो रुकता नहीं है, वो क्लॉट जल्दी होता नहीं है। इसीलिए लेप सेकई सुबहुषा, सुबहुषा बार बार करना चाहिए। भृश शीतल है, जो अति शीतल ऐसे लेप और सेक है उनका बार बार प्रयोग करके उसको रोकना है। उसके बाद में समन्तता शिरादंशात विद्येतु कुशलो विष शाकाग्रे व ललाटे व व्यदास्था विश्रुते विषे। अब दोनों कंडीशन में अविश्रुत विष में और विश्रुत विष में कहाँ से रक्त निकालना है? समन्तता शिरादंशात, जो दंश भाग है उसके समन्तता पेरीफेरी में रक्तमोक्षण करे। अगर वहां पर जो लोकल अभी तक वो शरीर में फैला नहीं है, ऐसे कंडीशन में अरिष्टाबंधन आदि का प्रयोग करके दंश के पेरीफेरी में समन्तता शिरावेदन या रक्तमोक्षण कराना है। शाकाग्रे व ललाटे व व्यदास्था विश्रुते विषय, विश्रुते जो शरीर में फैलता है उसके लिए शाकाग्र और ललाट ये दो स्थान बताए, वहां से रक्तमोक्षण करें। तो वहां से रक्तमोक्षण करने के बाद विष जो रक्त है विषयुक्त वो निकल जाएगा। तो ये स्थान के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। और कौन सी कंडीशन है जिसमें रक्तमोक्षण कराने के लिए बताया गया है? तो कप स्थानगत विष में क्षारागत और स्वेदन के साथ में शिरा वेदन करना है कप स्थानगत विष में। उसी तरह से दूषी विष के कंडीशन में भी शिराकर्म पंचविधम, 5 प्रकार के जो शिराकर्म है वो बताए। अगर दूषी विष रक्त स्थित है तो रक्त स्थित दूषी विष में 5 प्रकार के शिराकर्म बताए। तो कप स्थानगत में और रक्त स्थित दूषी विष में भी शिरा वेदन कराना है। उसी तरह से कोई भी अंग है जो विषयुक्त है और बताए गए लक्षण है विवर्णता, कठिनता, डिस्कलरेशन है। विषयुक्त अंग में अगर डिस्कलरेशन वहां पर मिलता है लोकली, कठिनता है, हार्डनेस है, शून, इडिमा है और पेन है, तो इन लक्षणों से युक्त है तो वहां पर तूर्णम विश्रवणम, तत्काल रूप से वहां से रक्तमोक्षण कराना है। तो कोई भी अंग है और इन लक्षणों से युक्त है तो वहां पर भी रक्तमोक्षण तत्काल रूप से कराना है। अब कौन से पेशेंट में नहीं कराना है? गर्भिणी बाल वृद्धानाम शिरावेदन वर्जितम। तो ये कॉन्ट्राइंडिकेशन है शिरावेदन के लिए कि गर्भिणी अवस्था में, बालकों में और वृद्ध जो व्यक्ति है उनमें शिरावेदन नहीं करे, तो उनके जगह पे जलोक आदि का प्रयोग करके रक्तमोक्षण करा सकते हैं। विषार्थानाम यथोदिष्टम विधानम शस्यते मृदु, जो भी चिकित्सा बताई गई है विष के लिए वो इन पेशेंट में मृदु, मतलब कम ज्यादा तीक्ष्ण चिकित्सा नहीं करनी है, मृदु चिकित्सा करनी है, मृदु उपचार करने हैं। अब ये मनुष्य में जो रक्तमोक्षण बताया गया है विष की चिकित्सा में, ये हमने यहाँ तक देखा। अब इसके बाद में अगर प्राणियों में विषाक्तता होती है तो उसमें किस प्रमाण में रक्त निकालना है, तो उसका वर्णन करते हुए लिखा है अजा एवं अवि में, अजा और अवि में मनुष्य के समान ही रक्तमोक्षण कराना है, निकालना है प्रमाण। महिष और उष्ट में 3 गुना करना है और गो और अश्व में 2 गुना और हाथी में 4 गुना। तो ये प्रमाण बताया गया है कि रक्तमोक्षण मनुष्य के कंपैरिजन में कितना करना चाहिए। सो ये रक्तमोक्षण चिकित्सा उपक्रम है, विष की चिकित्सा में करते हैं। उसके बाद में आता है वमन उपक्रम। जो वमन हम पंचकर्म में करते हैं वही उसी पद्धति से यहाँ पर करना है, लेकिन जो उद्देश्य है विष चिकित्सा में वमन का उद्देश्य है कि तत्काल रूप से जो आमाशय में पड़ा हुआ विष है उसको बाहर निकालना।
तो इसमें जो पूर्व कर्म करते हुए उसकी जरूरत यहाँ पर नहीं रहती है, तत्काल रूप से उसको बाहर निकालना है। और उसके पश्चात में बाद में अगर विष से कफ दृष्टि होती है, कफ प्रकोप होता है, तो उसमें भी वमन करा सकते हैं। लेकिन आद्य वेग में प्रथमतः स्थावर जंगम आदि वेग में या धातु उपदाशु में जो आमाशय में पड़ा हुआ है उसको तत्काल रूप से बाहर निकालना। तो धातु तथोपधातुश्च विषम स्थावर जंगमम सर्वेषां वमनम श्रेष्ठम तथैव च विरेचनम। तो ये सभी में स्थावर और जंगम इसमें धातु उपधातु में वमन तथा विरेचन श्रेष्ठ है। तो आद्य वेग में वमन कराते हैं, उसके बाद में अगर पक्वाशयगत विषय तो उसमें विरेचन कराते हैं। उसी तरह से बाकी के कंडीशन में अगर ये लक्षण मिलते हैं, कौन से लक्षण? प्रवृत्त गौरव, गुरुता है, गौरवता है, जड़ता है शरीर में, उत्क्लेश है और उल्लास है, ये 3 लक्षण, ये दोष उत्क्लेश के या दोष प्रकोप या कफ प्रकोप के लक्षण है। ये लक्षण मिलते हैं तो उसमें वमन कराना चाहिए। किससे कराना है? कोई भी द्रव्य से वमन कराना है, लेकिन कांजी, कुलत्त, तैल, मद्य आदि छोड़ के बाकी जो द्रव्य है उससे वमन कराना है। और वमन कराने के बाद वमनेर विशरद बीज नैव व्याप्नोति तद वभुः, एक बार हमने जो भी पड़ा हुआ विषय वमन से बाहर निकालने के बाद फिर वो आगे एब्सॉर्ब नहीं हो पा, तो ये फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है, रिमूवल ऑफ अनएब्सॉर्ब पॉइजन फ्रॉम द बॉडी। तो स्टमक में जो भी पड़ा हुआ है उसको हम बाहर निकाल दे। द्रवम अन्यत्तु यत्किंचित पीत्वा पीत्वा तदूद वमेद, तो जो कॉन्ट्राइंडिकेटेड बताए गए हैं लिक्विड, उसको छोड़ के बाकी कोई भी द्रव्य का पान कराकर वमन कराना है। यत्किंचित पीत्वा पीत्वा तदूद वमेद, बार बार उसको पिलाना है और वोमिटिंग करना है, वमन कराना है। प्रायो ही वमनेनैव सुखम निर्यते विषम, और वमन से ही प्राय विष सुखपूर्वक बाहर निकलता है। पीतम विषम नरम दृष्टवा सद्यो वमनम उत्तमम, कौन से विष में वमन श्रेष्ठ है? पीत विष में। सो पीत विष में, जिसमें हम इंजेस्टेड पॉइजन कहते हैं, इंजेस्टेड पॉइजन में उस स्टमक में जाता है, उस स्टमक में जो भी पड़ा हुआ है उसको वमन करके बाहर निकाल सकते हैं। तो बाकी दस्त में आद्य वेग में वो नहीं करते हैं, पीत विष में वो तत्काल रूप से वमन करके उसको बाहर निकालते हैं। तो ये पीत विष में श्रेष्ठ है। यावत पीतादि विषंच तावत तु वमेत सदा, कब तक करना चाहिए? जब तक विष बॉडी में है तब तक। तो ये हम स्टमक वॉश प्रोसीजर में भी देखते हैं, तब तक वो लिक्विड अंदर पास करते बाहर निकालते हैं जब तक सेम कलर का लिक्विड बाहर ना आए। तो इसका मतलब स्टमक में अब कुछ बचा नहीं है। यावत पीतादि विषम से, जब तक पिया हुआ विष बाहर नहीं निकलता है तब तक वमन कराना चाहिए। वमन करने के पश्चात सिंचित सीतांबसा वक्त्रम मंत्र पूतेन सत्वरम, मंत्र से युक्त शीत जल से मुख के ऊपर सिंचन करना है। शीते शीत प्रसेकार्थम श्लेष्मिकम कफकृत विषम, उसके अलावा शीतकाल में अगर पेशेंट है, शीतकाल में विषाक्तता का पेशेंट आता है और शीत प्रसेक से पीड़ित है, कफ प्रकृति का ऋण है और कफ प्रकोप के विष है, तो उसमें तीक्ष्ण द्रव्य से वमन कराना है। और उसी के जैसा अगर मूर्छा है, पेशेंट में मूर्छा और मद है, मद और मूर्छान्विदम, ये 2 लक्षण से युक्त है, तो भी वमन तत्काल रूप से कराना है। तो तीक्ष्ण वमन का विधान है शीतकाल में शीत प्रसेक से पीड़ित, कफ प्रकृति में और कफ प्रकोप के बीच में तीक्ष्ण द्रव्य से वमन कराना है। ये पूरी उपयोगिता बताई गई है वमन कब कराना चाहिए। सो प्रथम विषवेग में, स्थावर के प्रथम विषवेग में वमन कराते हैं। प्रथमे विषवेग हेतु वांतम शीतांबुसेचितम, स्थावर विष के प्रथम वेग में। जंगम विष के प्रथम वेग में रक्तमोक्षण बताए। दूसरे वेग में भी वमन के बाद विरेचन कराते हैं। सो द्वितीय पूर्वोत्पांतम पायतु विरेचन, दूसरे वेग में भी वमन कराना है। उसके बाद में श्लेष्मल विष है, श्लेष्मलेर दष्टम, जांगम विष में जो कफ प्रकोपक विष है, जांगम विष है, उनके द्वारा दष्ट होने के बाद कफ प्रकृति का व्यक्ति है और नाभि के ऊपर अगर दंश है तो उसमें वमन कराने का विधान है। दर्वीकर सर्पदंश में दूसरे, तीसरे, चौथे और छठे वेग में वमन का विधान है। मंडली सर्प में तीसरे वेग में वमन कराना है। उसी तरह से राजीमंत सर्प में चौथे और छठे वेग में वमन कराते हैं। आमाशय गद्विष में वमन श्रेष्ठ है। उसी तरह से पक्वाशय गद्विष में विरेचन बताया है। दूसरी विष में भी शोधन करना है। वमन और विरेचन करने के पश्चात फिर समन औषधि का प्रयोग करते हैं। तो दूसरी विष में भी वमन कराते, विरेचन कराते हैं। गर्भ विष में भी वमन कराते। तो ताम्र रज से वमन कराने का, हृदय विशोधन करने का विधान गर्भ विष में है। गरार तो वांतवान भुक्त्वा तत्पत्यम पान भोजनम, सो गर्भ से पीड़ित व्यक्ति को वमन करा के फिर पथ्य, पान और भोजन कराना है। लूता विष में भी अगर दोष उदीर्ण है, बलीन है, बलवान है, तो उसमें महती वामयत, विषय महती, उसमें वमन कराना है। उसी तरह से
धतुरे कोरोदूषेच सहसा तत्र वामन, धतुर विषाक्तता में, कोरोदूष विषाक्तता में, तो वही है स्थावर विषाक्तता में वमन कराते ही। तो ये सभी कंडीशन बताए गए कहाँ कहाँ पर वमन करने का विधान संहिता में बताया गया है। तो ये वमन चिकित्सा उपक्रम है। उसके बाद में आता है विरेचन चिकित्सा उपक्रम। विरेचन दोषहरणम ऊर्ध्वभागम वमन अधोभागहरम विरेचन संज्ञकम। सो दोषों को ऊर्ध्वभाग से निकालते हैं तो उसको वमन कहते हैं, अधोभाग से निकालते हैं तो उसको विरेचन कहते हैं। सो यहाँ पर भी हमें दोषों को बाहर निकालते हैं बाद की अवस्था में, लेकिन तत्काल रूप से जो पक्वाशय में विष है, जैसे 4 to 6 आवर तक वो स्टमक में रहता है, उसके बाद में वो कुछ एब्सॉर्ब होगा, कुछ नीचे जाएगा। तो पक्वाशय प्राप्त विष है तो उसमें विरेचन करने का विधान है। और भी कंडीशन बताई गई जिसमें विरेचन कब करना है। पैतिकम पैतिकर दष्टम अधोनाभिर विशेषता। तो ये जांगम में अगर पित्त प्रकृति में पैतिक सर्प दंश में, पित्त प्रधान सर्प है उसके दंश में, और नाभि के अधोभाग में अगर दंश है और पित्ताशयगत में विष है तो उसमें विरेचन करने का विधान है जांगम विष में। स्थावर विष में वो पक्वाशयगत है तो उसमें विरेचन कराते। किससे कराना है? नीलिनी फल और दंती पय के साथ या मस्तु के साथ प्रयोग करके वो विरेचन कराते, या फिर श्लेष्णी चूर्णी कृतम कुंभम क्वाथेन त्रैफलेनवा, या निकुंभ का या कुंभ का चूर्ण है उसको त्रिपुरा क्वाथ की भावना देकर सूक्ष्म करना, या फिर क्षीरेनवा तिरुष श्यामा सुरसा नीलिनी राजा। तिरुष श्यामा सुरसा और नीलिनी ये दूध के साथ, ये दोनों में से कोई भी एक कल्प का प्रयोग करके विरेचन कराना है। नीलिनी फल और दंती दूध या मस्तु के साथ, ये आप याद रख सकते हो। इसकी उपयोगिता बताई गई है। स्थावर और जंगम विष के द्वितीय वेग में कराना है जब वो पक्वाशय में प्राप्त होता है। दर्वीकर सर्प के 5वें 6ठे वेग में विरेचन कराते, तो ये बाद वाले कंडीशन में, पहले वेग में रक्तमोक्षण कराते तो बाद में 5वें 6ठे वेग में जब वो पित्त प्रकोपित होगा तो उसमें विरेचन करने का विधान है। मंडली एवं राज्यमान सर्प में 3रे और 5वें वेग में विरेचन बताया है। उसी तरह से पक्वाशयगत विष में विरेचन करते। विरेचनम ससर्पिष्कम तत्रोक्तम नीलिनी फलम, नीलिनी फल से सर्पी के साथ उसका प्रयोग करके विरेचन कराना है। दूषी विष में भी वो मन के साथ विरेचन करना है, उससे शरीर शोधन करने के पश्चात दूषी विषयगत का प्रयोग करते हैं। पित्त प्रधान विष में संसरण मतलब ये विरेचन बताया है। पैतिकम संसरण सेक प्रदेय वृष शीतल ही, तो पैतिक विष में विरेचन कराना है। और उसी तरह से निम्नलिखित अगर लक्षण है, कोष्ठ दाह, कोष्ठ में दाह है, रूजा है, पेन है, आदमान है, फ्लैचुलेंस, मूत्र संग यूरिन रिटेंशन और पीड़ा, ये अगर लक्षण मिलते हैं तो उसमें विरेचन कराना है। शकृत वायु संग, वात और शकृत दोनों का संग है, कॉन्स्टिपेशन है, और उसी तरह से वात का भी संग है, आदमान वगैरह हुआ है तो उसमें विरेचन कराता है। और उसी साथ में पित्तातुरम, पित्त से पीड़ित है तो भी विरेचन करते। तो कौन से भी विष में अगर ये लक्षण दिखते तो उसमें विरेचन करने का विधान है। और अलर्क विष में भी विरेचन करना है, अर्क शीर्क का विरेचन बताया गया है। उसी तरह से और भी कंडीशन है जिसमें विरेचन कराते। मेन ये है कि पित्त के लक्षण अगर दिखते हैं तो उसमें विरेचन वहां पर करा सकते हैं, लेकिन पक्वाशयगत विष में जैसे आद्य वेग में, प्रथम वेग में वमन करना है, उसके बाद में विरेचन करने का विधान है। तो ये हुआ विरेचन विषय उपक्रम। उसके बाद में चौथा उपक्रम है उपधान। उपधान तो नजदीक रख देना। तो इसमें कब करना है उपधान उपक्रम? उपधान ये करते हैं, एक इसको काकबद्ध उपक्रम भी बोलते हैं। जैसे मूर्धनि के ऊपर या जो भी पार्ट बताए गए हैं स्थावर विष में, जंगम विष में अलग अलग स्थान पे कर सकते हैं दृष्टि के अनुसार। तो ऊर्ध्व या अधो, तो मस्तक के ऊपर काकपदाकृति, ये जो चिन्ह बताए इस तरह का इंसिजन लेके उसके ऊपर मेडिसिन रख देना, इसको उपधान उपक्रम किया जाता है। और ये लास्ट स्टेज में करते हैं, जब सभी उपक्रम या सब ट्रीटमेंट करने के बाद भी अगर पेशेंट अभी ठीक नहीं हो रहा है तो उसमें लास्ट में प्रभुर निवेद्य मतलब राजा को इन्फॉर्म करके करना है। तो उस टाइम राजा को इन्फॉर्म करके मतलब इसमें पेशेंट सीरियस है, अब कुछ भी हो सकता है, इसलिए लास्ट स्टेज में कर सकते हैं। इसलिए ये प्रिकॉशनरी है कि वो उस टाइम दंड विधान ये राजा करता था, इसलिए राजा को इन्फॉर्म करके खुद को सेव करके फिर बाद में, जैसे आजकल पुलिस को इन्फॉर्म करते जो भी सस्पेक्टेड केसेस है, अननेचुरल कंडीशन के पेशेंट ये है या क्रिमिनल केसेस है, उसमें पुलिस को इन्फॉर्म करके फिर आगे प्रोसीजर, ताकि वो लीगल इश्यूज क्रिएट ना हो, उस टाइम में वो राजा को इन्फॉर्म करके करने का विधान था। सो ये कब करना है? विष दूषित कप मार्ग स्त्रोता सर्वोद रुद्ध वायुस्तु मृत इव स्वसेन मर्त्या साध असाध्य लिंगेर विहीनच। तो एक कंडीशन बताई गई कि विष जब कफ मार्ग को दूषित करता है
और उसे स्रोत अवरोध होता है, वायु अवरोध होके स्रोतों को अवरोधित करता है, उस कंडीशन में पेशेंट को श्वास लग जाता है, मतलब सांस लेने में दिक्कत होती है। मृत इव श्वसेन मर्त्या, तो मृत व्यक्ति के समान वो सांसें लेता है। तो उस कंडीशन में अगर असाध्य लिंग नहीं है, असाध्य के लक्षण उसमें नहीं दिखाई देते, अरिष्ट लक्षण नहीं दिखाई देते, तो उस कंडीशन में ये उपक्रम करना है। चर्म कषाय कलकम बिल्व समम मूर्धनी काकपद से, मूर्धनी के ऊपर, सिर के ऊपर काकपद आकृति जो नीचे बताया गया है उस तरह से इंसिजन लेके उसके ऊपर चर्म कषा का सप्तला का कल्क रख देना है। बिल्व सम के, बिल्व का जो आकृति उसके समान वहां पर एक कल्क रखना है। कृत्वा, और ये करने के पश्चात में फिर प्रदमन्नस्य करना है। कृत्वा दद्यात कटभी कटुक फलम प्रदमनम च, प्रदमन्नस्य देना है, ये तीक्ष्ण द्रव्य से कटुक कटफल कटबी से प्रदमन्नस्य करना है। तो ये है उपदान उपक्रम। तो ये कम सी अवस्था में शॉर्ट में हम देखते तो ये मृत इव श्वसेत, अगर असाध्य लक्षण नहीं है और मरणासन्न व्यक्ति जैसे सांसें वो ले रहा है तो उस कंडीशन में करने के लिए बताया है। स्थावर विष में मूर्धनी के ऊपर इंसिजन लेके वहां पर मेडिसिन रखना है। तो उसमें चर्म का शाकल कर रख सकते हैं, या फिर छाग आदि जो मांस है, अस्र के साथ में मांस मतलब फ्रेश मीट है, अस्र के साथ में वो रख सकते हैं, या फिर सप्तला का कल कर रख सकते हैं। स्थावर विष में मूर्धनी के ऊपर बताया है। और दष्ट विष में, जांगम विष में अगर अधोदष्ट है, अधोभागी दष्ट है, तो मस्तक के ऊपर काकप्रदाकृति इंसिजन लेके वहां पर करना है। और ऊर्ध्व दष्ट, ऊर्ध्व भाग के ऊपर जांगम विष का दष्ट है, एनिमल बाइट है, तो उसमें पादयोग से थे, पैर का जो नीचे का पार्ट है सोल, उसके ऊपर इंसिजन लेके वहां पर भेषजदान करना है। चर्म का शाकल का या फिर छाग आदि मांस का अस्त्र के साथ में बिल्व प्रमाण में वहां पर कल्क रख देना है या मांस रख देना है, उसे विषय संक्रमित होगा। और ये होने के बाद में फिर प्रदमन्नस्य करना है। तो ये काक पद इंसिजन लेके उपदान उपक्रम जो बताया, इसका पर्पज ये है कि जयत संक्रमण ही आशुर विषम शिरसी संस्कृतम, तो लास्ट में जो शिरगत विष हो जाता है तो उसमें वहां से वो संक्रमित हो, ये उसका उद्देश्य है। ये होने के बाद प्रदमन्नस्य करते हैं तीक्ष्ण द्रव्य से, कड़वी कटुक और कटपल से प्रदमन्नस्य करने का विधान है। सो ये हुआ उपदान उपक्रम। सो 4 उपक्रम हमने इस वीडियो में कवर किए। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, आई होप सो दिस वीडियो विल बी हेल्पफुल फॉर यू। वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वंस अगेन।